नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज हम बात करेंगे कि देश में बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उज्जैन के बाद अब छिंदवाड़ा के चौरई में भी हैवानियत की एक घटना सामने आई है। एक दरिंदे ने सुनसान जगह पर एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की, लेकिन किसी के वहां पर आ जाने के चलते उस बच्ची को छोड़कर उसे भागना पड़ा। बच्ची ने आरोपी को पहचान लिया था, इसलिए उसने बच्ची को गला दबाकर मारने की भी कोशिश की और उसका जबड़ा भी तोड़ दिया। बालिका के परिजनों ने पुलिस में सूचना देकर बालिका को चौरई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया है, जहां से उसे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए जिला अस्पताल के द्वारा उसे नागपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस के द्वारा शिकायत मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोपी गांव का ही व्यक्ति है और उसकी दबंगता के चलते पुलिस के द्वारा अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से बात करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी इस संबंध में बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये महज एक घटना नहीं है। देश में बच्चियों के साथ हैवानियत की कहीं पर हदें पार की जा रही हैं, तो असफल होने पर हैवानियत करने वाले उन्हें निर्ममता से मौत के घाट भी उतार रहे हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मामले भी सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के गोविंद नगर में एक युवती की अधजली लाश मिली है। लड़की के हाथों को रस्सी और लकड़ी की पट्टी से बांधने के बाद उसके चेहरे को दुपट्टे से लपेटकर आग लगा दी गई। राजस्थान के जयपुर में महिला से रेप के बाद उसका सिर फोड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सड़क किनारे शव फेंक कर आग के हवाले कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति किस कदर भयावह है। अलग अलग जगहों पर किस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जनहित में आज इसी मुद्दे को लेकर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल होगा हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको हम रूबरू करवाते हैं तो जनहित में महिलाओं की आज इसी हालत पर करेंगे बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप नजर डालिए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ होने वाली ये अपराध किसी प्रदेश तक सीमित है, बल्कि हर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में शिल्पी सैनी भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी महिला मोर्चा है राजस्थान से। अवधेश यादव हैं, सपा प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश की ओर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिल्पी जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। शिल्पी जी बीजेपी महिला मोर्चा से हैं। शिल्पी जी, सरकार क्या कर रही है? अलग अलग प्रदेशों में देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं को असल में सशक्त करना है तो सिर्फ उन्हें उस स्तर पर पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित महसूस करवाने की जरूरत है। महिला आरक्षण बिल को लेकर एक तरफ खूब जश्न मनाया जा रहा है। मैं भी उस चीज को लेकर खुश हूं कि महिलाएं अब उच्च सदन तक पहुंचेंगी। महिलाएं सदन में बैठकर सड़क की महिलाओं की आवाज को बुलंद करेंगी। लेकिन अगर महिलाएं सड़क पर ही सुरक्षित नहीं रहेंगी, महिलाएं अपने घर में ही सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो भला सदन तक कैसे जाएंगी? ये कोई भी बिल हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी बात हो, क्या सच आपको लगती है? क्या ये जो तस्वीरें हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर दर्द नहीं होता? शिल्पी जी, आवाज मिल रही है आपको? शिल्पी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शिल्पी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शिल्पी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अवधेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश की ओर से। अवधेश जी, देश में महिलाओं की स्थिति किस तरह से यहाँ पर भयावह होती जा रही है, उनके साथ हैवानियत हो रही है, सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं, ये क्या हो रहा है आखिर? क्यों अपराधियों में खौफ नहीं है पुलिस का? क्यों अपराधी इस कदर बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्योंकि महिलाओं पे अपराध में इतने नए नए कानून आने के बाद तमाम सरकारों ने कहा कि हम बहुत सख्ती दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई कमी ना आने के पीछे जो कारण है वो सबसे बड़ी इच्छा शक्ति का अभाव है। कोई भी जो सरकारें हैं जो कानून लागू करती हैं उसको एक कानून बना करके या आदेश करके तीसरी कर लेती हैं। प्रैक्टिकली वो कहाँ तक कारगर हो रहा है गांव गांव में, वो उस पर बहुत ध्यान नहीं देती हैं। और ये
आपने देखा होगा पूरे देश में जो कुत्सित मानसिकता है लोगों की, बच्चों के प्रति, बच्चियों की प्रति, या जो घटनाएं घटित होती हैं, ये कैसे दूर किया जाए। आज समाज में चाहे वो साइबर क्राइम हो या साइबर के द्वारा अपराध हो, ये सब चीजें बहुत, समाज जैसे तेजी से बदल रहा है, वैसे ही बच्चियों के साथ हैवानियत और बच्चियों के साथ तमाम घटनाएं भी उतनी तेजी से बदल रही हैं। समाज को बदलने के साथ साथ जो समाज में कानून बना है, उस कानून को कैसे अच्छी तरीके से क्रियान्वित किया जाए, और हमको अपने बच्चों में कैसे शुरू से एक संस्कार डाले जाएं कि जो किसी की बेटी बहन या कोई भी जो एक उनके जो कुत्सित मानसिकता कह लीजिए, उनकी गंदी सोच जो कह लीजिए, इस सब को कैसे दूर किया जाए, तभी ये समाज में बड़ा परिवर्तन आएगा। देखिए, जो अभी आपने कहा महिला आरक्षण विधेयक, ठीक अच्छी बात है, महिला आरक्षण विधेयक आया। महिला आरक्षण विधेयक में हम समाजवादी पार्टी के लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारे उन गरीब के गांव के लोग जो दलित पिछड़े हैं, जो महिलाएं अपना हक नहीं जानती हैं, इस बिल के अंदर उनको भी अधिकार दिया जाए, जिससे उनका भी प्रतिनिधित्व जाए। और वो देखिए, जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अब समाज भी उसकी देखी देखा तमाम आगे बढ़ने का प्रयास करता है। एक परिवार में कोई बच्चा अच्छी रैंक पर आ जाता है तो समाज भी के लोग, उस गांव के बच्चे भी उसकी देखी देखा पढ़ाई का काम और अन्य चीजों में जाते हैं। इसलिए आज महिला के साथ जो अपराध हो रहे हैं, ये निश्चित तौर पर रुकने का नाम नहीं ले रहे। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। आपने एक घटना, जो बहुत चर्चित घटना मणिपुर की रही, आपने देखा क्या मानसिकता थी लोगों की, मतलब क्या ऐसी सोच इंसान की बन गई है कि किस तरह की हरकत उन दो महिलाओं के साथ किया जा रहा था, फिर उनकी कैसे नृशंस हत्या कर दी गई। बच्चियों के साथ सोचिए, इतनी छोटी छोटी अबोध बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, हम कहाँ चले जा रहे हैं। हम इंसान जानवर से भी बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे आपसे कि इस सब को दूर करने के लिए सबकी बिल्कुल। नैतिक देखिए जिम्मेदारी देखिए के साथ अवधेश जी, साथ समाज सरकारों में की बहुत बड़ी आप जो जिम्मेदारी बातें है। कह रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि समाज में भी अब इन चीज़ों को देखना होगा कि क्यों आखिर इस तरीके की मानसिक बीमारी से लोग परेशान हो रहे हैं। मैं इसको मानसिक बीमारी ही कहूंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है वो मानसिक रूप से मुझे ठीक नहीं लगता, वो सभ्य और नहीं, समाज का जितनी जो निवासी भी नहीं घटनाओं को लगता। अंजाम दे रहा है, उसमें अगर कठोर से कठोर ऐसा दिखे, बिल्कुल जब तक बिल्कुल, कार्रवाइयां नहीं होंगी सख्त तब तक एक्शन। लोगों की लेकिन बड़ा मानसिकता सवाल बदलने यह है कि वाली नहीं। आखिर क्यों इन लोगों में कानून का खौफ नहीं रह जाता, क्यों आखिर ये लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं। और खैर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में शिल्पी सैनी जी हैं, रश्मि सिंह हैं, समाज सेवी हैं, उत्तर प्रदेश की ओर से अभी भी जुड़ी हैं। रश्मि जी, बहुत स्वागत आपका भी। शिल्पी जी से पहले जाएंगे। शिल्पी जी, सरकारें क्या कर रही हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, जिस तरीके से घटना हो रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, आपने देखा किस तरीके से एक लड़की लोगों से मदद मांगती रही, लोगों ने उसे पैसे देना ठीक समझा लेकिन उसकी मदद नहीं की किसी ने। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है, और महिलाओं को लेकर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो संवेदनहीनता में तब्दील होती जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। लंबे वक्त तक पूरा मामला चलता रहा, उसके बाद एक्शन लिया क्या? क्यों महिलाओं के साथ इस कदर अपराध हो रहा है? अपराधियों में कानून का कोई खौफ क्यों नहीं रह गया है? नमस्कार, मैं शिल्पी सैनी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो राजस्थान है, आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, और कांग्रेस सरकार में अगर हम देखा जाए 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर हम देखते हैं तो 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ आपराधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें से 34,000 तो रजिस्टर्ड दुष्कर्म के मामले हैं। एक लड़की स्कूल पढ़ने जाती है, जोधपुर की एक घटना होती है, एक लड़की स्कूल पढ़ने जाती है, अपना भविष्य संवारने जाती है, अगर शिक्षा के केंद्र में भी उसके साथ वहां के कर्मचारी ने यौन हिंसा का मामला सामने आता है, आप देखिए वो अपना भविष्य बनाने जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्योंकि जो ये राजस्थान, और जब वहां की विधायक, कांग्रेस की विधायक से बोला जाता है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती है, तो वो वहां की जो विधायक है वो बोलती है कि मैं तो खुद सिक्योरिटी में रहती हूँ, मैं तो खुद सुरक्षित नहीं हूँ। अब आप देखिए, कांग्रेस सरकार में यहाँ के विधायक तक सुरक्षित नहीं है और वो बोलते हैं हम तो खुद सिक्योरिटी में रहते हैं। तो आप मुझे बताइए, तो कहाँ से राजस्थान में ये? और हाँ, राहुल गांधी, शिल्पी जी, ये कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं है। शिल्पी जी, हमारे कार्यक्रम का नाम ही जनहित है, और आप इससे आगे बढ़कर सोचिए ना, आप इससे आगे बढ़कर सोचिए। आप राजस्थान की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी को जितना घेर रही हैं, मध्य प्रदेश की घटना लेकर आप बीजेपी को भी उतना ही घेरिए मैडम। शिल्पी जी, और मैंने सवाल आपको मध्य प्रदेश की घटना को लेकर किया था, उस पर कुछ कहिए, राजस्थान से भी आगे बढ़िए।
मोदी जी ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है, मैडम, पास राजस्थान करवाया की है। घटना आपने उससे बता ली। मैडम, आपको हाँ, क्या बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में जिस लड़की के साथ जो घटना हुई उस पर कुछ कहेंगे आप? इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये पुरुष सत्तात्मक समाज है, और जब तक जो मोदी जी ने आज पारित कराया, जो महिला आरक्षण, महिलाओं को आगे लाने का काम किया, महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया है, उससे जब हमारी महिलाएं विधानसभा में उठकर आवाज उठाएगी, जब पुरुष के साथ टक्कर लेगी, जब 50% महिलाएं वहां पर आवाज उठाएगी, तब जाकर ये घटनाएं कहीं ना कहीं बंद होगी। जब ठीक है। तक ये पुरुष समाज रहेगा, जब तक महिलाओं को दबाया जाएगा, तब तक ये घटनाएं चलती रही है और चलती रहेगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, तो आपको लग रहा है कि इस एक बिल के आ जाने से महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगी? मैडम, अगर अभी की बात करें ना, आपको बताना चाहती हूँ कि इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम आज चाहते मैं एक हैं, लेकिन कैसे पहुंचेंगी महिलाएं सदनों तक, कैसे पहुंचेंगी महिलाएं संसद तक, ये बड़ा सवाल है। खैर, आपके पास लौटेंगे, कुछ दर्शक हैं शिल्पी जी, उनको जोड़ते हैं, उसके बाद आपके पास एक बार फिर आएंगे। हमारे साथ में सुरेश जी हैं, कानपुर से हमारे दर्शक हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप? सुरेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? सुरेश जी की आवाज नहीं आ रही है। प्रेम जी हमारे साथ में हैं, चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रेम जी की भी आवाज नहीं आ रही है। खैर, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में रश्मि सिंह जी हैं, समाज सेविका हैं उत्तर प्रदेश की ओर से। रश्मि जी, अभी शिल्पी जी ने कहा कि भाई मोदी जी ने एक कानून लेकर आए हैं, महिला आरक्षण बिल पास करा दिया गया दोनों सदनों में। मैं मानती हूं इस बात को, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात से सहमत हूं कि अगर महिलाएं उच्च पदों पर बैठेंगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं समाज में ये जो मानसिकता लोगों की बढ़ रही है, इसको दूर कर पाने में हम कामयाब कुछ हद तक हो सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि महिलाएं जब अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं अपने घरों से निकलकर जब सड़कों पर जाती हैं वहां पर सुरक्षित नहीं हैं, तो महिलाएं अपने घर से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक का सफर भला कैसे करेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या सिर्फ सुरक्षा उन महिलाओं की होनी चाहिए जो सदन में बैठी है, या जो सड़क पर चलती महिला है, जो घर में बैठी लड़की है, उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए? क्या सुरक्षित महिलाएं हर वर्ग की होनी चाहिए? और क्या ये इतना कर देने भर से मात्र आपको लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण की जिसकी बात होती है, महिला सुरक्षा की जिसकी बात होती है, वो पूरा हो जाएगा? रश्मि जी, इसका जवाब लेते हैं, एक दर्शक है उनको जोड़ते हैं, उसके बाद आपके पास इसका जवाब लेते हैं। प्रेम जी हमारे साथ में चेन्नई से अभी भी जुड़े हुए। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। जी। मैं तो खाली एक बात पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, प्रवक्ता लोगों से, ये जो बोलते हैं कि इस प्रदेश में, राजस्थान में ये हुआ, बंगाल में ये हुआ, बिहार में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, ये आज प्रेजेंट जो हो रहा है उस प्रदेश की क्यों नहीं बातें करती है? नंबर एक बात। दूसरा, आप जो बारी बारी बोलती है कि ये क्यों नहीं फलीभूत हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब और मध्य प्रदेश के सीएम और यूपी के सीएम हमेशा यही प्रचार करते हैं। आज भी यूपी के सीएम ये प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ लड़कियां सुरक्षित है। एक एक चैनल में दिखाया जा रहा है, माइक देके, कि हम रात में 10 बजे 12 बजे भी काम करके सुरक्षित घर में जा रही है। लेकिन आपका जो चैनल है वो बता रहा है, उसका क्यों नहीं असर पड़ता है हमारे सीएम साहब पर या हमारे पीएम साहब पर? आज भी पीएम साहब ने इतना बड़ा भाषण दिया है, आप देखिए उनके दर्शक को उठा के, तो लोगों को समझ में आता है, अपराधियों को ये समझ में आ गया है कि पीएम और सीएम जितने भी हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ लड़कियां सुरक्षित है, अपराध करो, कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि इन लोगों का हाथ हम लोगों के सर पे है। यही कारण है कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती। जब तक प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया ये सभ्य और झूठा प्रचार करेगा, तब तक ये बातें नहीं रुक सकती। और चैनलों को रोकिए, पत्रकारों को रोकिए, उनको दिखाइए कि सच्ची में क्या हो रहा है और सच्ची में हमारे प्रधानमंत्री या सीएम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में अभी भी सिद्धार्थ रजावत जी भी जुड़े हुए, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, एमपी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रश्मि जी के पास लेकिन उससे पहले जाएंगे। रश्मि जी, अभी प्रेम जी से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया, और सवाल है कि देखिए महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं? क्या आपको लग रहा है कि आज की तारीख में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि चाहे खुद घर के भीतर हो या घर से बाहर सड़क पर हो, महिलाओं को हम सदन तक ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? महिलाएं कैसे वहां तक पहुंचेंगी? क्या ये रास्ता इतना आसान है महिलाओं के लिए? एक लड़की अपने घर से निकलकर स्कूल जाती है, रास्ते में उसके दुपट्टा खींचा जाता है, उसकी जान चली जाती है। छेड़खानी का स्तर किस हद तक बढ़ गया है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं। हाल ही के दिनों की यह घटना थी। ऐसे में आपको लग रहा है कि महिलाएं जो स्कूल नहीं बेटियां पहुंच पा रही हैं, वो सदन कैसे पहुंचेंगी?
जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और इसको इस सारे पहलू को एक मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आक्रोश और एक बहुत बड़ी स्पर्धा दी जा रही है कुछ ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों के द्वारा, जो ये चीजों को साबित करना चाह रहे हैं कि महिलाएं काफी कमतर हैं उनसे, समाज में उनको इतना बड़ा दर्जा या ऐसा स्थान देना समाज की एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। जहां पर आज ये आरक्षण का विषय है, 33% आरक्षण मिला है महिलाओं को, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देश की सभी महिलाओं को। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, जिस देश में प्रधान महिला होते हुए भी प्रधानपति उसकी प्रधानी संभालता है, सांसद महिला होते हुए भी उसका पति इस सांसद की सारी व्यवस्थाएं संभालता है, ऐसे में 33% महिलाएं जो है वो संसद में आने के बावजूद भी कितना काम करेंगी अपने लिए, अपनी जैसी महिलाओं के लिए, ये एक बहुत बड़ा रश्मि जी, वो मैं मानती हूँ आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल ठीक है कि देखिए यहाँ पर पुरुष सत्तात्मक जो चीजें रही हैं उनका असर अभी भी है, लेकिन वो एक अलग विषय है। सवाल ये है कि जो महिलाएं खुद ब खुद काम करना भी चाहती हैं, क्या वो सुरक्षित है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ी बात है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि महिलाएं वहां तक पहुंचेंगी, लेकिन महिलाओं के साथ जिस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, ये महिलाओं को सुरक्षित ही नहीं रहने देती, तो महिलाएं कैसे निकलेंगी? बेटियां स्कूल नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं वही आपसे कह रही हूँ, देखिए सुरक्षा से बड़ा यहाँ का इतनी बड़ी पॉपुलेशन में प्रत्येक हर व्यक्ति के पीछे एक बॉडीगार्ड लगाना बिल्कुल असंभव है, ये कहीं से तर्क संगत ही नहीं है। दूसरा, जब नैतिक जिम्मेदारियां हम अपने घर से ही प्राथमिक नहीं तौर पे सिखाते हैं अपने बच्चों को, अपने घर के मेल लोगों को या अपनी बेटियों को ही, कि आपको समाज में इन लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि इनकी मानसिकता ये है। अपने घर के बेटे को हम ये क्यों नहीं समझाते कि जैसी बहन और जो इज्जत आप हमें दे रहे हैं, घर से बाहर निकलने के बाद भी आपकी निगाहों में आपके वही सम्मान और इज्जत दूसरे की बेटी के लिए भी होना चाहिए, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और ठीक है, यानी आपको लगता है कि घरों से भी इस चीज की शुरुआत होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि देखिए हमें भी अपने घरों में लोगों को इस चीज को सिखाना चाहिए कि लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार और महिलाओं और बेटियों को किस तरीके की इज्जत देनी है। लेकिन इस सब के साथ साथ एक जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, सत्ता की, जो विराजमान है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। हर एक व्यक्ति के पीछे बॉडीगार्ड नहीं घूम सकता, लेकिन अगर ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लिए जाएं, टाइम टू टाइम कार्रवाई की जाए, तो ऐसे मामलों में कमी भी आएगी। इस बात को स्वीकार करना होगा हमें आपको, क्योंकि ये समाज है, इसमें हर तरीके के लोग रहते हैं और इन हर तरीके के लोगों पर एक्शन लेने के लिए ही हमने पुलिस प्रशासन बनाया है और हमारे पास अलग अलग तरह के हमारे जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं वो हैं, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो सके। खैर, आपके पास आएंगे सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं, कानपुर से एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? शर्मा जी, मैं ये कहना, हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। शर्मा जी, ये मैं कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी की शिल्पा सैनी जी महिला मोर्चा की बैठी हुई है, मैं इनसे दो शब्दों में बात करना चाहता हूँ। एक मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला विधेयक की बात करते हैं, और इसमें महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है, आबरू लूटी जा रही है। ऐसे में तो सरकार सख्त कार्रवाई करना चाहिए, महिलाओं को भी आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो। अगर गलत महिलाओं के साथ हो रहा है तो सरासर गलत है, उसका विरोध करना चाहिए। किसी भी दल की सरकार हो, किसी प्रांत में मुख्यमंत्री किसी भी दल का हो, उससे कोई लेना देना महिलाओं के। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक है उमेश जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरठ से हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत आपका भी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्ते, अपनी बात बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में नारियों को सम्मान जब मिल सकता है जब जो है सजा जो है सख्त कर दी जाए, अपराधियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से वो डरेंगे और अपराध नहीं करेंगे, नारियों का सम्मान करेंगे और किसी बच्ची को नाजायज नहीं सताएंगे। इस तरह के व्यवहार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमेश जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है, लोगों का भी यही मानना है कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। महिलाएं अगर समाज में सुरक्षित होंगी तो काफ़ी कुछ विकसित हो सकता है, क्योंकि महिलाएं भी हर क्षेत्र में बराबर भागीदारी के साथ काम कर रही हैं। आगे अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए सिद्धार्थ रजावत जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं एमपी की ओर से, और सूफिया खान जी हमारे साथ में हैं, महिला पत्रकार हैं, वो भी मध्य प्रदेश से ही हमारे साथ में जुड़ी हुई। सिद्धार्थ जी के पास पहले जो आएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ जी, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घटना सामने आई, इसने न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया, और साथ ही साथ
सभ्य समाज के मुंह पर वो घटना एक तमाचा के तौर पर थी, क्योंकि सभ्य समाज जहाँ पर कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसी सभ्य समाज में एक गली में एक लड़की न जाने कितने वक्त तक घूमती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे भिखारी समझकर उसे 150 रुपए देना शुरू कर दिया। हम समाज पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन समाज से पहले हम शासन से सवाल पूछते हैं। हालांकि सभ्य समाज भी अगर खुद को कहते हैं हम उसके निवासी अपने आप को, तो हमें अपने आप से भी ये बात पूछनी चाहिए। मैं इस बात से गुरेज नहीं करूंगी कि हम अगर शुरुआत घर से करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर ढीठ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में शासन को क्या करना चाहिए सर? देखिए महिमा जी, अगर आप थोड़ा सा अतीत में जाएंगे, जिस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो आपको याद होगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसका नाम दिया गया था निर्भया कांड। आपको याद होगा किस प्रकार से एक बच्ची के संग बस के अंदर लगातार 5 लोगों ने बलात्कार किया, फिर किस प्रकार से उसके संग हैवानियत का परिचय देते हुए, और उस समय पे यूपीए गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और आपने देखा था उस समय पे विपक्ष कितनी हावी हुई थी और कितना कैंडल मार्च निकाला गया था, क्या क्या नहीं हुआ गया था। अभी आपने केंद्र में देखा किस प्रकार से ब्रजभूषण हमारी जो रेसलर बहनें हैं उनके संग कंटिन्यू बलात्कार करते रहे, उनका यौन शोषण करते रहे। उसके बावजूद जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपको याद दिलाना चाहता हूं। अभी 1.5-2 वर्ष पूर्व नेमाबार एक जगह है मध्य प्रदेश में, हमारी बहन पत्रकार बहन वो जानती होंगी, और वो आदिवासी क्षेत्र है। वहां पे किस प्रकार से 4 महिलाओं के संग बलात्कार करके, 5 के संग किया गया था, 4 के संग बलात्कार करके उनको मार के 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। और एक दिन पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बोलते हैं कि एक भी माफिया या गुंडों को छोड़ा नहीं जाएगा, गड्ढे में 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा, और उन्हीं का कार्यकर्ता विधायक प्रतिनिधित्व ये करता है। फिर गुना के अंदर एक दलित महिला पे पेट्रोल डाल के आग लगाई जाती है। और अभी आपने देखा शिवराज जी के गृह क्षेत्र में विदिशा के अंदर एक बच्ची कॉलेज से लौट रही होती है, उसको छेड़ा जाता है। जब वो रिपोर्ट लिखाने जाती है तो पुलिस वाला बोलता है तुम लड़कियों को पढ़ने की जरूरत क्या है, तुम लोग बाहर क्यों निकलती हो, इस चक्कर में तुम्हें छेड़ाछाड़ी होती है। वो घर में जाके आत्महत्या कर लेती है। उसके तुरंत बाद अभी माह बाद फिर एक लड़की आत्महत्या करती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो समाज के अंदर इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनका खौफ बिल्कुल प्रशासनिक तौर पे खत्म हो चुका है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सिद्धार्थ जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, और मैं मानती हूँ कि खौफ अपराधियों में पुलिस का खत्म हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है या राजस्थान में भी हो रहा है? नहीं, देखिए मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ मैं ये इस बात को बोलूंगा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो इसमें मैं बिल्कुल भी इसमें कहीं भी फेवर नहीं करूंगा। अगर अपराध होता है वो चाहे किसी भी श्रेणी में आए, वो कोई भी। सर, राजस्थान में महिलाओं की क्या स्थिति है? मुझे लगता है आपको एक घटना, किसी भी एक घटना को कोट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी महिला के संग या किसी भी हमारे वृद्ध या सीनियर सिटीजन के संग कोई भी अपराध होता है, अपराधियों का कोई भी ग्राफ नहीं होता, उनके लिए कोई सरकार नहीं होती। हम साफ साफ बोलते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां कोई अपराध होता है, कांग्रेस को तुरंत उसमें कार्रवाई करना चाहिए। जिस प्रकार से यूपीए की गवर्नमेंट थी, हमने तुरंत हमारी जो बहन खत्म हुई थी, आपने देखा था निर्भया, उसमें हमने संज्ञान लेते हुए तुरंत फांसी की सजा का प्रावधान किया था। और इसमें सबसे पहले फांसी की सजा देनी चाहिए अगर कोई भी। और इसमें मैं हमारी बहन बैठी हुई है रश्मि सिंह जी, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि इसमें हम सबको एक राजनीतिक रूप में ना सम्मिलित होते हुए, इसको कहीं भी राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए, इसमें समाज में एक स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए हमको सबको, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे ठीक है, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद अदा करती हूँ सिद्धार्थ जी। एकजुट होकर एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे अपराधियों का खौफ खत्म हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि कम से कम आपने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर सत्ता में हैं तो आप महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात मत करिए, बल्कि असल में उन्हें पहले सुरक्षित कर लीजिए, सशक्त करने की बारी बाद में आती है। हमारे खास कार्यक्रम जनहित में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में महिलाओं के साथ हैवानियत की हदें पार की जा रही हैं, इससे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर
समाज और शासन क्या कर रहा है, क्योंकि भले समाज में एक लड़की, एक महिला मदद मांगती रहती है, उसकी कोई मदद नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर शासन की ओर से भी आखिर क्यों इतनी हीला-हवाली बरती जाती है? क्यों जो पुलिस अफसर हैं वो वक्त पर कार्रवाई नहीं करते? क्यों आखिर पुलिस का इस्तकबाल अब कायम नहीं रह गया है? क्यों लोगों में अब कानून का खौफ नहीं रह गया? इसी पर विस्तार से कर रहे हैं बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से अपनी चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ में शिल्पी जी हैं, सोफिया जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं। अभी रश्मि सिंह के पास जाएंगे। रश्मि जी कुछ कहना चाह रही हैं, समाज सेवी हैं यूपी की ओर से। रश्मि जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले देखिए मैं ये भी कहूंगी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी इसके पहले कि देखिए समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन समाज के साथ साथ आपको क्या कोई शिकायत है शासन से? आपको लगता है कि अगर शासन भी मजबूती के साथ काम करे, अगर जो पुलिस व्यवस्था है वो मजबूती के साथ काम करे, तो लोगों में अपराध का खौफ होगा और ऐसी घटना करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे? रश्मि जी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पर। सोफिया खान हमारे साथ में है, महिला पत्रकार है एमपी की ओर से, उनको जोड़ लेते हैं। रश्मि जी के पास बाद में जाएंगे। सोफिया खान महिला पत्रकार है। सोफिया जी बहुत स्वागत आपका। सोफिया जी, ऐसे मामलों में समाज पर तो हम सवाल उठा ही रहे हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से अलग अलग मामलों में देखा कि समाज मूकदर्शक बनकर खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता, समाज के सामने ही ऐसी हरकतें होती रही हैं। लेकिन समाज के साथ साथ शासन से भी सवाल बनता है, क्योंकि उनके पास पावर है, वो सत्ता में है, वो पद पर विराजमान है। आपको लगता है कि अगर ऐसे पदों पर बैठे लोग एक्शन लेंगे, जो पुलिस अफसर हैं, अगर वो सही समय पर एक्शन लेंगे, अगर इनका डर अपराधियों में होगा, तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले अपराधियों को 100 बार सोचना पड़ेगा? क्या इतना सख्त एक्शन ऐसे मामलों में नहीं लिया जाना चाहिए तुरंत ही, ताकि लोगों में डर हो और ऐसी घटनाओं का आंकड़ा कम हो जाए? नमस्कार जी हाँ, जैसे कि सरकार जो है, अगर सरकार अपनी तरह से पूरी तरह से सख्त नजर करती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो कई मामले जो हैं वो कहीं रुक जाएंगे। देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के राज में महाकाल की नगरी यानी उज्जैन में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हो जाता है। वो मासूम बच्ची 8 किलोमीटर खून से लथपथ अर्धनंग अवस्था में पैदल चलती रही, एक गली से दूसरी गली तक मदद की गुहार मदद मांगती रही, यहाँ तक कि उज्जैन की सड़कों पर भी मदद की गुहार लगाती रही, लाडली ठोकरें खाती रही और पुलिस प्रशासन सोती रही। ये मामला सच में इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आए दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा खुले मंच पे बदमाशों को जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ने की बात किया करते हैं, परंतु मुझे उनकी यह बातें जमीनी हकीकत से कुछ और नजर आते हैं, क्योंकि उनकी कई, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के बारे में, तो अगर ऐसे महिला सुरक्षा के बारे में अगर उन्होंने थोड़ी सी भी सख्ती दिखाई होती या पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ यहाँ पर सख्ती दिखाई दी गई होती, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले जो है वो हमारे देश में कम हो जाते हैं। देखा जाए तो हमारे पूरे भारत देश में रोजाना औसताना 86 रेप के मामले दर्ज होते हैं। अगर बात 2021 की जाए तो 37,677 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें बालिकाओं की तुलना में नाबालिग के साथ रेप की घटनाओं की संख्या अधिक है। अगर देखा जाए तो पूर्व में भी, सीधी में भी ऐसे ही मामला सामने आए हैं, और ऐसी कई घटनाओं के मैं आपको नाम गिनवा दूं कि इसमें कितने सारे बच्चे, यहाँ तक कि बच्चों के साथ रेप किए जाते हैं, छोटे बच्चे। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि देखिए समाज में ये जो आंकड़ा है ना महिलाओं के साथ अपराध का, ये बढ़ता जा रहा है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि एक तरफ आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। समाज सेवी है हमारे साथ में रश्मि जी, उनका रुख कर लेते हैं। रश्मि जी, आप बताइए, रश्मि जी किस तरीके से ये जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं? तो रश्मि जी फिलहाल अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिल्पी जी हमारे साथ में है, शिल्पी जी का रुख करते हैं। शिल्पी जी, हम देखिए ये सवाल कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन महिलाओं के साथ ये अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ निर्भया जैसे मामले में फांसी के फंदे तक उन गुनहगारों को पहुंचाया गया, उन्हें फांसी की सजा दी गई, लेकिन बावजूद इसके लोग ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता पर काम करने की जरूरत है। आप बीजेपी से हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, क्या आपको भी लग रहा है कि एक तरफ शासन और पुलिस व्यवस्था को तो मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ घर से भी इन चीजों को शुरू किया जाना चाहिए? महिलाओं को, अपने घर के बेटों को, अपने भाइयों को इन बात को समझाना चाहिए कि ऐसा ना करें। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर इस चीज को हमको जड़ से ही खत्म करना है तो सबसे पहले हमें घर से ही स्टार्ट होना पड़ेगा। आज अगर एक माँ अपने बच्ची को बोलती है कि तुम ऐसे मत जाओ, वैसे मत रहो, ऐसे कपड़े मत पहनो, तो वो अपने लड़के को भी सिखाए कि तुझे हर जगह महिलाओं को सम्मान देना है, लड़कियों को सम्मान देना है। उसकी मानसिकता अगर शुरू से ही चेंज की जाए तो हो सकता है कि हम कुछ हद तक इस मामले को रोक सके। और दूसरी बात, हमारे
अपराध करने से पहले अपराधी को खौफ होना चाहिए पुलिस प्रशासन का, कानून व्यवस्था का। आज हमारी कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसका ही कारण है, उसी के कारण आज बेखौफ होके एक अपराधी अपराध करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता, कहीं ना कहीं हमारा पुलिस प्रशासन, कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था, कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस मामले के लिए दोषी है। और महिलाओं को तो आगे आना ही पड़ेगा। अगर बेटियों को साथ ऐसा अन्याय होता रहा तो हम बेटियों को ही आगे आना पड़ेगा, हम बेटियों को ही लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर पर महिलाओं को आगे आना होगा, उसके बाद स्थिति जो है वो सुधर सकती है। अवधेश यादव जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। अवधेश जी, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, मुख्यमंत्री ने सत्ता में एंट्री ही एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ की थी। उनके सत्ता में आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था, लेकिन आज नजर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की ही ये घटना है जहां पर एक लड़की स्कूल जा रही थी, उसका दुपट्टा खींचा जाता है, वो गिर जाती है, साइकिल पर सवार थी और उसकी मौत हो जाती है क्योंकि दूसरे वाहन से उसकी टक्कर हो जाती है। अब आप देखिए, सरे राह एक स्कूल जाती लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है और ये छेड़खानी इतनी कि उसका दुपट्टा खींचा जा रहा है। आपको लग रहा है कि अभी भी वो एंटी रोमियो स्क्वाड काम कर रहा है, अभी भी महिलाएं सुरक्षित हैं? अब नहीं गरिमा जी, देखिए ये सरकार आने के बाद जिस तरीके से बहुत एंटी रोमियो स्क्वाड का बहुत महिमा मंडन किया गया, मैं बता दूं माननीय अखिलेश यादव जी ने 10-90 की शुरुआत किया था और उसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल रिजल्ट देखा था। मैं गोरखपुर में बैठा हूं और गोरखपुर में उस समय कुछ लोगों के ऊपर जो 10-90 चुके, उसमें सारी सिक्रेसी बनाए रखी जाती थी। जो महिला या जो बच्ची उस पर आरोप लगाती थी वो सारा सिक्रेसी कोई जान नहीं पाता था। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमने देखा, उस समय 10-90 वालों ने एक्टिव होकर के और उसको सुलझाने का काम किया था। 10-90 को निष्क्रिय करके एक एंटी रोमियो स्क्वाड का बहुत बड़ा प्रचार किया गया। प्रैक्टिकली उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ये कुछ देर 2-4 महीने हो हल्ला हुआ, उसके बाद ये खत्म हो गया। मैं बता दूं, अभी आपने जो अंबेडकर नगर का जिक्र किया, जिस तरह बच्ची का दुपट्टा खींचा गया, वो गिरी और उसका दुर्घटना हो गया। अभी मैं आज बता दूं, गोरखपुर की घटना है। एक 9 साल में पढ़ने वाली बच्ची जो लगातार पुलिस से कंप्लेंट करती रही, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया और आज उसने आत्महत्या कर ली। यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का लेट लतीफी वाला एक्शन भी इन चीजों के लिए जिम्मेदार है? अगर इस तरह की घटना होती है, कई जगह होता है कि गलत सूचना भी होती है, लेकिन जहां सही सूचना, अगर कोई ऐसी घटना आती है तो उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर गंभीरता से लेके पुलिस एक्टिव होगी तो ही जा करके। और दूसरी जो देखिए, आप महिलाओं के साथ तो एक प्रकार के तो क्राइम नहीं है ना, डोमेस्टिक क्राइम से लेकर के तमाम अन्य चीजों में आपने देखा होगा हमारी सरकार में एसिड अटैक की महिलाओं के लिए किस तरह के रेस्तरां खोल करके उनको प्रमोट करने का कहा, इससे उनका मनोबल बढ़े और वो समाज में जागरूकता फैले और जो हमारी बेटियां और जो लोग उनको देख रहे हैं उनमें एक जागरूकता है। तो इस समाज को भी जागरूक, साथ में हमको लॉ एंड ऑर्डर तो बनाना ही पड़ेगा इस पर, लेकिन कानून के सख्ती से पालन करने के लिए हमको हमारे मानसिक जो विकृति पैदा हो रही है समाज में, और खास करके जब से मोबाइल आया है ना, सबसे तो और ही ज्यादा मानसिक। ठीक है, यानी एक तरफ सभ्य समाज के निवासियों को अपनी ओर से अहम कदम उठाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर शासन में बैठे, सत्ता में बैठे लोगों को भी अगर सही समय पर काम करने की जो चीज है ना वो उनके अंदर आएगी तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में काफी कमी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या इस देश में बेटी होना गुनाह है? क्या इस देश में महिलाएं अपने घर में सुरक्षित हैं? बड़ा सवाल है कि क्या महिलाएं सड़क से लेकर सदन तक का सफर तय कर पाएंगी? क्योंकि क्या महिला आरक्षण बिल महिलाओं को असल में सशक्त कर देने के लिए काफी है? क्योंकि वो महिलाएं जो घरों में सुरक्षित नहीं है, जो सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, वो बेटियां जो अपने घर से स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही, वो भला अपने घर से निकलकर सदन तक कैसे पहुंचेंगी? उनकी सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।